Oh, good afternoon, dear students. Today we are going to start very important topic of budget. Study so far we have discussed about the definitions of the budget, features of the budget, objectives of budget, and components of budget, and we have classified it into revenue and expenditure, and revenue is further classified into uh, tax revenue and non-tax revenue. Similarly, capital budget is also classified into borrowing. ठीक है और जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये है। ठीक है, तीन तरह के क्लासिफिकेशन है और आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के का डेफिनेशन भी देखा और अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में आपने पढ़ा, नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज़ नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। ध्यान से सुनना, नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, और एसेट्स का रिडक्शन नहीं करता है। और अब कैपिटल रिसिप्ट्स का देखना कि कैपिटल रिसिप्ट्स का क्या है कि इसमें एसेट्स का रिडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसके डिफिनीशन को, क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या था, नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज़ नॉर रिड्यूसेज एसेट्स। ठीक है, इसमें आइदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसको अगर ध्यान से देखोगे तब अंतर समझ में आ जाएगा, और वरना आप कन्फ्यूजन हमेशा होता रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी। वहाँ क्या था, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेज एसेट्स। एसेट्स में कमी नहीं हो रही थी, किसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। इसमें क्या, आइदर क्रिएट लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे आपने देखा अभी कैपिटल रिसिप्ट्स के जो कंपोनेंट हैं, अभी देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो फ्लो चार्ट था ना, फ्लो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ गया, इसके ऊपर होगा। हाँ देखो, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स। ठीक है, अब इन तीनों कंपोनेंट्स को देखना। बोरोइंग, अगर इसको इस डिफिनेशन को थोड़ा सा फिट करने का प्रयास करो। आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, ठीक है, और रिड्यूसेज एसेट्स। उसमें क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, यहाँ जस्ट देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेज एनी, नॉर रिडक्शन इन एनी एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में कमी भी नहीं हो रही, किसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एसेट्स में कोई कमी नहीं हो रही, और लायबिलिटीज़ भी नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, न तो लायबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है, लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जैसे आप पहला एग्जांपल लो, बोरोइंग। अब किसी से बोरो करते हैं आप, तो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कि हमको इसको फ्यूचर में रीपे करना है, पेमेंट बैक करना है। किसी भी देश से ले लो, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पैसा मांगती हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, किसी को भी दे रही है अगर, तो अगर पैसा आपने, जैसे मैंने कल जापान का एग्जांपल लिया था, अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटीज़ है कि आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई। जब आप बोरो नहीं कर रहे थे तब कोई लायबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही बोरो आपने किया तो आपको एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो जाता है कि यू हैव टू पे बैक, और इसी को कहते हैं लायबिलिटीज़ का बढ़ना। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में देखो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स आइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज़ और रिड्यूसेस एसेट्स। देखो आइदर क्रिएट, देखो दिखाई दे रहा है, आइदर क्रिएट, देखो बोल्ड, देखो केवल यही देखो, आइदर, देखो आइदर दिखाई दे रहा, आइदर बोल्ड लेटर्स में देखो, आइदर क्रिएट अ लायबिलिटीज और कॉजेज अ रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक है, इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ रही मेरी बात। कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटीज और कॉजेज अ रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट्स। अब देखो, गवर्नमेंट एसेट्स का भी मैंने कल एग्जांपल दिया था कि अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट अपने हिस्से को देती है, बेचती है, तो गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो जाता है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे भेल हो, चाहे गेल हो, चाहे सेल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी, जो कि आपने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, आपने एक पढ़ा था ना, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गवर्नमेंट का, जहाँ कहीं भी अगर उसने कैपिटल रिसिप्ट्स
मिल रहा है, एयर इंडिया को बेच रहा, प्राइवेट हैंड्स में दिया गया, तो क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेचा, गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो गया। ठीक है, तो एसेट्स कम होता है कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ये सैलरी है बार बार, ये रेकरिंग नेचर है। सब्सिडी बार बार, रेकरिंग नेचर है। ठीक है, सेविंग हम करते हैं, सब रेकरिंग नेचर के हैं, समझ रहे हो। तो रेकरिंग मतलब बार बार जो घटनाएं घटती हैं वो रेकरिंग नेचर का है। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, आइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज और रिडक्शन इन एसेट्स, और रिडक्शन इन एसेट्स। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, है ना। चलो, तो हम आगे इसको रीडिंग कर लेते हैं। दे आर नॉन रेकरिंग एंड नॉन रूटीन इन नेचर। ठीक है, नॉन रेकरिंग एंड नॉन रूटीन। एयर इंडिया को एक बार बेच दिएगा तो बार बार उसको थोड़ी बेचा जाएगा, नॉन रेकरिंग। लेकिन सैलरी क्या है, पापा को सैलरी मिली इस महीने, जुलाई में मिलेगी सैलरी, मिली हुई सैलरी, फिर अगस्त में मिलेगी, सितंबर में मिलेगी, तो रेकरिंग है नेचर, बार बार होने वाली चीज़ें हैं ये। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कर जाओ तो अकाउंट के प्रकार हैं। जैसे होता है सेविंग अकाउंट, एक आरडी होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है जो एक निश्चित समय के लिए होता है, 5 साल के लिए पैसा फिक्स कर दिया, है ना, तो टाइम डिपॉजिट, एक निश्चित समय के बाद ही वो पैसा आपको वापस मिलेगा, आप डिमांड कर सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट, आपको हर महीने पैसा, रेकरिंग वर्ड ही आरडी उसका नाम ही है, सेविंग बैंक, आरडी, है ना, टीडी टाइम डिपॉजिट्स, तो आरडी उसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट, जो बार बार होता है। ठीक है, आर्गेनियो माइंड, समझ में आ रही मेरी बात बेटा? सो दे आर नॉन रेकरिंग एंड नॉन रूटीन इन नेचर। ठीक है, अब इसी बात को जो हमने चर्चा किया, इसी को छोटे शब्दों में लिख दिया, कैपिटल रिसिप्ट्स सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। ठीक है, एक भी अगर कंडीशन में से है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स का हिस्सा हो जाएगा। आइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज, अगर एसेट्स में रिडक्शन नहीं भी हो रहा है कोई इशू नहीं है, लायबिलिटी तो बढ़ रही है ना, बोरोइंग, बोरोइंग में लायबिलिटी बढ़ गई लेकिन एसेट्स की कमी नहीं हुई, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों साथ साथ हों। ठीक है, ठीक है, सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, कोई एक कंडीशन होना चाहिए। जैसे बोरोइंग में, अब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट में एसेट्स कम हो रहा है, लायबिलिटीज नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी बात को करा कि कोई एक कंडीशन भी हो तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स का हिस्सा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, इसको हम रीडिंग भी कर लें ताकि बिल्कुल कोई लीकेज नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। और रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट इफ इट सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द टू कंडीशन, द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर, टैक्स रिसिप्ट, जिसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, तो इफ टैक्स रिसिप्ट इज नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, मतलब कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट उसको रीपे करे। ठीक है, एम राइट? चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द रिसिप्ट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट्स। हमने बताया कि एयर इंडिया का एग्जांपल लिया, कोई भी एनटीपीसी भेल है जिसका भी कुछ हिस्सा स्टेक सेल आउट किया गया, तो ये सब क्या है, एसेट्स में रिडक्शन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल दो, किताबी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक इंटरप्राइज का शेयर जो है, हिस्सा जो है, स्टेक है, वो बेच दिया गया, इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट लीड्स टू द रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मारुति सुजुकी, पहले मारुति कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में थी और इसके बाद में सुजुकी से कोलैबोरेशन हुआ तो गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। ठीक है, और आज के डेट में 51% से ज़्यादा सुजुकी के पास है, तो क्या है, कंपनी की ऑनरशिप उसी के पास है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से किसी भी आप कॉमर्स पढ़ोगे तो किसी भी कंपनी में अगर वो 49% मतलब 50% से ज़्यादा हो जाता है स्टेक, किसी भी अगर दो कंपनियां हैं जॉइंट वेंचर में हैं, तो किसी भी कंपनी का अगर 51% हो गया तो दूसरे का 49% हो जाएगा। तो जिस कंपनी का शेयर ज़्यादा होगा उस कंपनी के लोग ही उस कंपनी के
मालिक बन जाएंगे, ओनरशिप उनके हाथ में आ जाएगी, मतलब मैनेजमेंट में उनका अधिकार हो जाएगा, मेरे डिसीजंस वही ले पाएंगे। पॉइंट। इसलिए लोग क्या करते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदते रहते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनियों में बहुत आसानी से हो जाता है कि कंपनी के शेयर एक ही बार में पैसा लगा के सब सारे जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको मिला के उनसे खरीद लिया और कंपनी के मालिक बन गए। और जो ओरिजिनल कंपनी का फाउंडर है वो बाहर हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के सोर्स क्या क्या हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन 3 कैटेगरीज हैं भाई? बोरोइंग्स, ठीक है, इसकी चर्चा हमने खूब कर ली है। फिर भी बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। हम बोरो कब करते हैं? जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी इनकम कम होती है, पैसे कम होते हैं, तभी तुम बोरो करेंगे। और बोलो भाई, हमने मकान लिया, मकान के लिए पैसे नहीं है, कुछ पैसा जीपीएफ से निकाला, बाकी पैसे क्या करोगे? बोरो करोगे, बैंक से बोरो कर लिया। आर्गेन्यू पॉइंट। एक एग्जाम्पल बोरोइंग का ले रहा हूँ। इस तरह एक देश के लिए भी बोरोइंग, हम आईएमएफ चले जाते हैं, वर्ल्ड बैंक चले जाते हैं, पाकिस्तान की तरह कटोरा छाप इकोनॉमी कि हम कहीं भी चाइना से मांगते हैं मदद और दूसरे कंट्री से मांगते हैं मदद। गेटिंग पॉइंट। अभी बहुत सारे टेररिज्म की वजह से उस पर बहुत सारा रोक भी लग रहा था, ब्लैक लिस्ट किया जा रहा था उसको। ठीक है, तो बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। अपने जो खर्चे ज़्यादा हैं उस खर्चे को फाइनेंस करने के लिए। मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट के बजट में और इंडिविजुअल बजट में अंतर होता है कि इंडिविजुअल बजट में हम कबीरदास को फॉलो करते हैं, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी ठौर, मतलब खर्चे उतना ही करो जितना आपका बजट है, इनकम है। और गवर्नमेंट का क्या होता है, मतलब हम अपने इनकम के अनुसार हम खर्चे करते हैं, दैट इज अ इंडिविजुअल बजट, व्यक्तिगत जो बजट होता है हम लोगों के लेवल। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चे करती है और खर्चे के अनुसार अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को निर्धारित करती है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कितना कितना टैक्स लगाया जाए कि हमको वो, जब नहीं ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो क्या होगा, डेमोक्रेसी है, ज़्यादा टैक्स अगर लग गया तो लोग रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, है ना, हमारी मांगें पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो। ठीक है, सड़कों पर आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, अगला इलेक्शन हार भी सकती है। हाँ, समझ रहे हो? तो पॉपुलर पब्लिक राइजिंग हो जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक और दूसरी क्या है बात कि ज़्यादा टैक्स नहीं लगाने का मतलब भी यही है कि एक्सेस टैक्सेशन को अगेंस्ट द वेलफेयर माना गया है, कि जो टैक्सेशन है, ज़्यादा टैक्स जो है लोगों में डिसअपॉइंटमेंट को बढ़ाता है, अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट को क्रिएट कर देता है। जैसे मान लो कि श्रेया के पापा की इनकम 1 लाख रुपए है और मान लो कि 50,000 टैक्स देना पड़े, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर दुखी होंगे। अगर मैं हूँ, सैमुअल गुरंग की का एग्जाम्पल लिया जाए, 1 करोड़ की सैलरी और 50 लाख टैक्स लग जाए, अंदर ही अंदर घुटने लगेगा, है ना, इतना सारा पैसा। तुषार, हम राइट बेटा? सृजित, पुतुल कुमारी, सही है बेटा? तो सोशल अनरेस्ट कहीं ना कहीं होगा। तो बोरोइंग क्या है? बोरोइंग आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, पब्लिक जिसको कहते हैं पब्लिक, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा आपने आरबीआई में। ठीक है, आरबीआई में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किससे किससे बोरो करती है? ओपन मतलब पब्लिक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से बोरो करती है। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से भी, लाइक लोन्स फ्रॉम यूएसए, इंग्लैंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे हमने बुलेट ट्रेन के लिए जापान का एग्जाम्पल लिया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया चाइना से, मालिक ने पैसा लिया चाइना से, चाइना जब उसको परेशान करने लगा तो इंडिया ने उसको हेल्प किया, केन्या को भारत ने हेल्प किया। उन सारे कंट्रीज़ को भारत हेल्प कर रहा है आजकल जिन कंट्रीज़ को चाइना परेशान कर रहा है लोन देकर, और अचानक लोन मांगता है परेशान करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, और भारत वहाँ अचानक पहुँच जाता है हेल्प करने के लिए कि कोई भी कंपनी चाइना के चंगुल में न फंसे, क्योंकि चाइना वही कर रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। और भारत इज चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी।
भारत केवल आज के संदर्भ में डेमोक्रेसी नहीं, विश्व का हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, लेकिन आप पढ़ो कि वैशाली बिहार में लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है, वैशाली, आज बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे बिहार के होंगे और जो जीके पढ़ते हैं बच्चे जानते होंगे, विश्व का सबसे पहला गणराज्य लिच्छवी गणराज्य। और उससे पहले भी एंशियंट इंडिया में देखो तो ऊर की सभा थी, है ना। तो तमिल जो साहित्य है उसमें देखने को मिलता है। तो ये मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी पर इतनी सारी बातें की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक सेटअप ही था, मतलब हम लोग के डीएनए में इस डेमोक्रेसी था। तो भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है इस तरह के प्रपंच को? गेट योर पॉइंट? तो फॉरेन गवर्नमेंट्स लाइक लोन्स फ्रॉम यूएसए, इंग्लैंड एट्सेट्रा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इन दोनों को ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म हुए थे, इसलिए इसको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कहा। साथ साथ इनका फॉर्मेशन हुआ। पहले वर्ल्ड बैंक का नाम था IBRD, क्योंकि इसका पर्पस ही था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमी में जो लॉस ऑफ एसेट्स हुआ, प्रॉपर्टीज़ हुआ, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, डैमेज से इकोनॉमी को मतलब यू कैन से रीजुविनेट करने के लिए, नई तरह से जगाने के लिए कह दो, ये वर्ल्ड बैंक, आज वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। अर्लियर इट वाज IBRD। तो IBRD एंड दिस IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आर कॉल्ड ट्विन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ, 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और इसके बहुत सारे विंग हैं, यूनिसेफ वगैरह वगैरह, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, तो बहुत सारे इसके विंग हैं। और इन विंग की वजह से के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में पीस, हार्मोनिक, आप कह लो, इकोनॉमिक विंग है, कल्चरल विंग है, ये बहुत सारे विंग है। अब 1995 में, 1995 में एक नए विंग की स्थापना हुई, और उसका विंग ना कहा जाए कि इंडिपेंडेंट बॉडी है वो तो, हाँ, लेकिन वो जैसे यूएन का कॉन्सेप्ट है ना, उसी तरह इकोनॉमिक, स्पेशली इट इज़ फोकस्ड फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। इकोनॉमिक जो डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, जो विजिट किए थे यहाँ पर। ठीक है, और हर साल इसकी मीटिंग होती है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और डिस्प्यूट्स को, जैसे भारत का जो बासमती राइस था, उसको वर्ल्ड मार्केट में ट्रेसमती के नाम से बेचा जाता था। इसी तरह हमारा करेला, हल्दी वगैरह को कुछ फॉरेन कंपनी यूएसए में पेटेंट करा लिया गया, जो कि हमारा ऋग्वेदा काल से इसकी चर्चा होती है। और हम, आपकी ग्रैंड मदर और उनकी ग्रैंड मदर, सब ने हल्दी को यूज़ किया, और इसको क्या कहते हैं, नीम के का यूज़ किया है। तो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स, इन सब से ये वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, सो बोरोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। लायबिलिटी का मतलब ही हुआ हमको रीपे करना है, हमको जिससे लिया उसको वापस करना है। अगर ऐसा किसी भी चीज़ में हो रहा है तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, और जैसे ही लायबिलिटी क्रिएट हुई, सर, इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, आर गेट योर पॉइंट? चलो, नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। गवर्नमेंट बहुत तरह के लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूटीज को भी। नीतीश कुमार को भी देगी, और ममता बनर्जी खेला होवे, ठीक है, तो वहाँ भी देगी। पॉइंट, केरला में भी देगी, और अंडमान निकोबार कह लो या लक्षद्वीप कह लो, वहाँ भी देगी। दो यूनियन टेरिटरीज का नाम लिया। ओके, तो रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज द कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आप जैसे ही किसी को लोन देते हो ना, आपका एक, समझ लो, एक प्रकार से एसेट्स बढ़ गया कि आप जब कभी इसको ले सकते हो, है ना। तो गवर्नमेंट का एसेट्स रिडक्शन हो जाता है,
ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब अदर रिसिप्ट्स, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। दीज इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसको हम जल्दी से पढ़ लें क्योंकि हम कल चर्चा पहले हो चुकी है। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज आप पढ़ चुके हैं। दे आर टर्म्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट्स, क्यों? एज दे रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट ने बेच दिया, भाई बेच दिया तो 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपने बेच दिया, 1000 हुआ तो गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो गया, उसी तरह गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बेच दिया, ठीक है। When the government sells a part or the whole of its shares, it leads to transfer of ownership of public sector units to the private enterprises. उस क्षेत्र में जो क्षेत्र उनको बेचा, उस क्षेत्र का जो मालिक हो गया, कौन हो गया? प्राइवेट सेक्टर। या तो मैनेजमेंट का हिस्सा आप बेच दो, आपका जैसा एग्रीमेंट हुआ उसके बेस पर ये सब डिसाइड होगा। स्मॉल सेविंग्स रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, हम जमा करते हैं, आपके पापा मम्मी जो भी हैं, हम सब लोग पैसा जमा करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC जो M4 का हिस्सा है, पहले पढ़ा चुका हूँ, मैडम ने पढ़ाया होगा। किसान विकास पत्र, ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि सेविंग है, जब भी मैच्योर्ड होगा लोग ले लेंगे, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन रही है, मतलब क्या है? उनको फ्यूचर में रीपे बैक करना है। और जैसे ही फ्यूचर में ऑब्लिगेशंस हो गया गवर्नमेंट के ऊपर कि हमको बैक करना है, NSC क्या होता है? एक पेपर का ये सर्टिफिकेट होता है, मान लो एक पेपर, पीस ऑफ पेपर है मान लो, ठीक है, अरे नहीं आ रहा, ओके हाँ, तो ये पीस ऑफ पेपर है मान लो, अभी इस पर अमाउंट लिखा होता है, ये तो कॉपी है, अमाउंट लिखा होता है, नाम वगैरह मेंशन किया होता है और मैच्योरिटी डेट लिखा होता है। उस मैच्योरिटी डेट को गवर्नमेंट ऑब्लाइज टू गिव इट बैक, जहां गिव इट बैक तो क्या होगा? ऑब्लिगेशंस हो गया, लायबिलिटीज होगी, ठीक है। तो स्मॉल सेविंग रेफर्स द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास एक्सेट्रा, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को बढ़ा देता है, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बढ़ा देते हैं। अब ये देखो, दोनों अभी तक हमने पढ़ा, उसी के आधार पर यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच के डिफरेंसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी से एक बार पढ़ देता हूँ। दे नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटीज नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटीज और रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेगुलर होते हैं, रेकरिंग होते हैं। दे आर इरेगुलर एंड नॉन रेकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस टू रिटर्न द अमाउंट, जिसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। टैक्स एग्जाम्पल, यहाँ हमेशा यह ध्यान रखना, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना। टैक्स, इन केस ऑफ सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट्स लाइक बोरोइंग्स देयर इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रेवेन्यू एग्जाम्पल है लाइक इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक इंटरेस्ट, फीस, फाइन्स, स्ट्रीट वगैरह वगैरह, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये देखो, हाउ टू क्लासीफाई रिसिप्ट एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब ये क्लासिफिकेशन है, मैं समझता हूँ कि इतना ही हम पढ़ें, क्योंकि आपकी हिंदी की क्लास भी है कुछ बच्चों की, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और आज हमने बात की, कैपिटल रिसिप्ट्स की बात की, और एक बार जल्दी से आप एक बार केवल डायग्राम देखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स होने के लिए सेटिस्फाई एनी वन कंडीशंस, आइदर क्रिएट्स ए लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट्स, ठीक है। और इसके बाद सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट देखा, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट्स में हमने देखा डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स। इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच का डिफरेंस देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज थोड़ा सा लेट हुआ ज़रूर, लेकिन कभी कभी अपना बस नहीं होता है, केवल ट्रक ही होता है कहने का मतलब है कि आज थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ, क्योंकि अब स्कूल से आने में 1 घंटा लग गया, जो कि नॉर्मली 15 मिनट लगता है। चलो, इन्हीं बातों के साथ हम आज की सभा का समापन करते हैं, और कल फिर इसी टाइम हम मिलेंगे, कोशिश करेंगे कल ना जाना पड़े, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा, बाय।
थैंक यू बेटा। बाय बेटा।